नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल महाराष्ट्र में संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर जो अब सियासी भूचाल मच गया उस पर बातचीत कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा संजय राउत को कि दरअसल आज एक भोंपू बंद हो गया है, एक भोंपू अंदर चला गया है और उद्धव ठाकरे को लेकर कह रहे हैं कि एक भोंपू जो है अभी बाहर है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे ने क्यों किया? शाहजेब, देखिए जहाँ पर देखिए यहाँ पर आप एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा भोपू। देखिए भोपू तो संजय राउत को पहले से ही कहा जा रहा है। देखिए वही संजय राउत हैं जो लगातार करप्शन पे बोलते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, हमारे यहाँ जो है सरकार बड़ी निष्पक्ष और निष्ठा वाली सरकार है कि हमने कुछ गलत ही नहीं किया। ऐसा अपने आप को संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे के समर्थन में बोलते रहते थे। लेकिन अब देखिए वही संजय राउत पर जब ईडी की तलवार लटकी तो सारे जो उनके काले कारनामे थे वो अब सामने आने लगे। अभी मात्र 11.5 लाख रुपया जो उनके पास से नकदी बरामद हुई है उसका भी हिसाब देने में अब संजय राउत को मुश्किल हो रही है। 11.5 लाख रुपए का हिसाब देने में मुश्किल हो रही है आज। और वहीं लगभग 11.5 करोड़ रुपए का ईडी ने संपत्ति उनसे बरामद की है। तो क्या साबित हो रहा है इससे कि एक तरफ जहां पर अपने आप को खूब अच्छा बता रहे हैं, सरकार बता रहे हैं कि हम जब सरकार में थे ऐसा था वैसा था, तो वही सरकार अब पेटू निकलते जा रहे हैं। तो अगर उन्हें भोपू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ठीक है, बिल्कुल, आप इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साहब सवाल ये तो है ना, ये अचानक से तो सब कुछ आज नहीं हुआ होगा, ये तो बहुत पहले ही हुआ होगा। तो फिर यही एकनाथ शिंदे साहब, इन्हें थोड़ी सी तो शर्म होगी ना कि जब इन्हीं के सरकार में थे, मंत्री थे, तब क्यों नहीं ईडी को जाके शिकायत कर दी, तब क्यों नहीं जाके उन्होंने ईडी को बता दिया, तब गिरफ्तार कर लिया? राजनीति में आसिफ लोग अपना फायदा देखते हैं, चाहे कोई भी नेता। ये बताइए ना कि एकनाथ शिंदे फायदा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे संजय राउत फायदा अपना देखते हैं, उद्धव ठाकरे ने अपना फायदा देखा ना कि सत्ता की हिंदुत्व को भूलकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से गठबंधन किया ना, फायदे के लिए ना किया। तब वो बता क्यों नहीं रहे कि भाई हमने फायदे के लिए किया? ये क्यों कह रहे हैं कि हम अब महाराष्ट्र की जनता को तरक्की करेंगे, उनको आराम देंगे, उद्धव ठाकरे हमें काम काज नहीं करने दे रहे थे? तो महाराष्ट्र की जो जनता है, वहाँ महाराष्ट्र की जनता हिंदुत्व का समर्थन करके उद्धव ठाकरे को सरकार में लेकर के आई थी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करके हिंदुत्व को भुला दिया ना। बच्चों वाली बात करके क्या फायदा? ये बताइए, सुनिए ना, एक सीएम पूरे प्रदेश की जनता के लिए होता है या सिर्फ एक हिंदुत्व के लिए होता है? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश की जनता के लिए होता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता हिंदुत्व का समर्थन करने के लिए उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया था। और जिस समय चुनाव हुआ किसी ने कहा कि एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया होता तो पहली सरकार बनती, वो तो बिक गए, बीजेपी ने खरीद लिया उनको। कैसे खरीद आप कैसे कह सकते हैं? नीति पसंद नहीं आई तो बागी हो गए, नीति पसंद नहीं आई तो बागी हो गए। अच्छा, नीति पसंद। एकनाथ शिंदे लगातार यही बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे की जो हिंदुत्व की नीति थी उसको उन्होंने बुला दिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया। और आप देखिए ना कि उद्धव ठाकरे लगातार, चाहे वो लाउड स्पीकर वाला बयान हो, संजय राउत का लाउड स्पीकर वाला बयान हो, सारे से नजर आ रहा था कि किस तरीके से हिंदुत्व को उद्धव ठाकरे भूलते नजर आ रहे हैं। तो मतलब अभी जो संजय राउत पे जो कार्रवाई हुई है, मतलब उससे अब एकनाथ शिंदे का रास्ता आसान हो गया है, इसलिए वो जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, या फिर एक ईडी ने सही कार्रवाई की है इसलिए? देखिए रास्ता साफ किस तरीके से होता है, रास्ते में संजय राउत थे ही नहीं। आप देखिए कि उनके पास मात्र 15 विधायक बचे थे उद्धव ठाकरे के पास, और वहां पर रास्ते में रोड़ा बन तो नहीं पा रहे थे। और लगातार मंत्री जो है, माफ कीजिए, बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो क्यों कह रहे हैं कि हमने दिल पे पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मंत्री बनाया? देखिए दिल पे पत्थर, देखिए उन्होंने, चंद्रकांत पाटिल ने जो बात कही कि दिल पे पत्थर रख करके हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो वहां पर देखिए एक बात है कि वहां पर भाजपा अपने आप को मजबूत तरीके से लाना चाहती थी, लेकिन वहां पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना एक राजनीतिक जो है उन्होंने कार्ड खेला। अगर वहां पर एकनाथ शिंदे को नहीं मुख्यमंत्री बनाते तो भाजपा आगे चल के अपने आप को महाराष्ट्र में मजबूत नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का सहारा लेकर के वहां पर भाजपा मजबूत होना चाहेगी। 2014 के बाद से ये जो ईडी का कार्रवाई है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ही क्यों है? चाहे अगर दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मंत्री, पश्चिम बंगाल चले तो ममता के मंत्री, महाराष्ट्र में आ जाएं तो शिवसेना के मंत्री, ये तो पूर्व के खेल का उजागर ना हो रहा है। आप आसिफ देखिए कि एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 2014 से पहले 2001 से 2014 के बीच ईडी की कार्रवाई में लगभग 2500 करोड़ रुपए के लगभग काला धन जो है बरामद हुआ था। वहीं अब ये
2022 तक 2014 के बाद आते आते लगभग ये आंकड़ा 95,000 करोड़ पे चला गया। तो इस पर क्या कहेंगे आसिफ कि कहां से निकल रहा है काला धन? निकल तो पूर्ववर्ती सरकार से ही निकल रहा है ना, ये तो पूर्ववर्ती सरकार है जिसने पूर्व में राज किया भारत पे, तो अब निकल रहा है ना। मोदी जी तो ईमानदार है ना जी, वो तो सच्चे हैं ना। देखिए मोदी जी सुनो ना, हाँ बताइए। तो 16 में उन्होंने ही कहा था ना कि पूरे काले धन मैं बाहर से लाऊंगा, बाहर से आ भी गया, बोले थे 15-15 लाख रुपए देंगे, मिला कि नहीं आपको? अरे 15-15 लाख एक वो राजनीतिक जुमला है आसिफ, एक वो राजनीतिक जुमला। अब 15-15 लाख ये बात बस कहने और सुनने के लिए अच्छी लगती है। मोदी जी झूठ, बिल्कुल वो झूठ नहीं कहा, झूठ नहीं कहा, वो प्रैक्टिकल एक अपना भाषण दिया, राजनीतिक भाषण दिया जाता। और 8 साल में देश की तस्वीर कोई भी नहीं बदल सकता आसिफ, इस बात को आप भी जानते हैं। अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें आया कि यूएसए और चाइना जैसे जो कंट्री है वहां पर भी आर्थिक संकट आने के आसार है, लेकिन वहीं भारत की बात करें तो भारत में आर्थिक संकट आने के आसार 0% है। तो फिर मोदी जी को कितना वक्त चाहिए? आप कह रहे हैं 8 साल में तरक्की। अरे तो आप देखिए ना कि लगातार सारी कंट्री जो है उनकी इकोनॉमी यूएसए और चाइना जैसी कंट्री के बारे में बताया जा रहा है वहां पर कि 20% चांस है कि वहां आर्थिक संकट आ जाए। और भारत, जबकि पूरा वर्ल्ड जो है अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और वहां भारत तरक्की कर रहा है। भारत 0% उसके आर्थिक संकट आने की। ठीक है, $5 ट्रिलियन पूरा होगा सपना की, ये भी जुमला है मोदी जी का। नहीं देखिए, उसके लिए समय लगेगा आसिफ, और हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो जाएगा। तो शाहजेब, अब सवाल ये है कि ईडी की जो कार्रवाई हुई संजय राउत पे, तो विपक्ष को इस पे मिर्ची क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं कि आवाज दबाया जा रहा है, आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं भाई ईडी अपना काम करे, उन्हें करने क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए आप देखिए आसिफ के एक तरीके से जितने भी सरकारी संस्थान है, चाहे सीबीआई की बात करें, आईटी की बात करें, ईडी की बात करें, ये एक तरफ से देखिए अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो साफ ये जाहिर होगा कि ईडी जो है और जितने भी सरकारी संस्थान है ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी अगर बात करें तो नेता मंत्री पक्ष के पास भी है, भाजपा के पास भी है, लेकिन उन पर एक भी आप देखिए कि 2014 से 2022 तक एक भी भाजपा का जो मंत्री है या भाजपा का विधायक है उस पर कार्रवाई ईडी की नहीं होती है। जितने भी शिकंजे कसे जा रहे हैं वो विपक्ष के नेताओं पर ही कसे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बातें कह रहे हैं कि ईडी के द्वारा दबाने का आवाज को प्रयास किया जा रहा है, तो एक मायने में ये सही भी सही भी है। तो मेरी एक सवालों का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की सरकार थी सर, कांग्रेस की सरकार में आपने देखा कि किस तरीके से जो है बीजेपी के नेताओं को चुन चुन कर घीसा जा रहा था, घसीट कर उन्हें जेल में ले जाया जा रहा था, और उन पे जब ईडी का काम कर रहा था तब तो कोई बीजेपी जो है विपक्ष का मुंह नहीं खुल रहा था। उस टाइम क्यों नहीं खुला? और दूसरी बात, जब आपके पास काला धन है, क्या ममता के मंत्री के पास काला धन नहीं मिला? ये 50 करोड़ रुपए उनके पास कहां से आए? अगर उसके लिए ईडी अगर कार्रवाई करती है, फिर आप कह रहे हैं कि उसके इशारों पे नाच रहे हैं, यानी कि क्या काला धन वो बचा के रखें ताकि चुनाव में काम आए? आप देखिए, नहीं आप बताइए ना, ममता के मंत्री पे मिला कि नहीं मिला? नहीं, पिता के पास इतने पैसे कहां से आए? इसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, इसका हिसाब पार्थ चैटर्जी देंगे, लेकिन ममता ने इससे तो अपने हाथ को पीछे कर लिया। फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? उसका काम नहीं था कि उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। भाई आपके मंत्री इतना कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? तो ये आपकी सरकार कर क्या रही है? ममता बनर्जी ने कहा जिस तरीके से, उसके बाद जब एनआई काम करेगा, जब ईडी काम करेगा, तो आप कहेंगे कि बीजेपी के इशारों पे नाच रहे हैं। हाँ, तो अपने सरकार को क्यों बदनाम करेंगे? जैसे अभी देखिए केंद्र सरकार कर रही है, अपने सरकार के किसी मंत्री पर कार्रवाई कर रही है, तो ममता क्यों चाहेंगे कि उनके मंत्री पर कार्रवाई और उनकी पार्टी की जो छवि है वो खराब हो? कहा कि अपने सरकार को बदनाम क्यों करेंगे, यानी इसका मतलब उनके सरकार में जो है धांधली हो रही थी। जी बिल्कुल, इसी वजह धांधली हो रही थी। कौन सी सरकार में आसिफ आप बताइए ना, कौन सरकार में धांधली नहीं हो रही है? किस सरकार में धांधली नहीं हो रहा? बीजेपी राज में नहीं हो रहा, बीजेपी राज में हो रहा है धांधली, बिल्कुल हो रहा है। चाहे आप बात कर ले पूर्ववर्ती सरकार झारखंड में कितनी धांधली हुई, उसके बाद झारखंड में सरकार किसकी है? हेमंत सोरेन की है। अभी हेमंत सोरेन की आई है, अभी हेमंत सोरेन की आई है। मैं पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार की बात कर, ठीक है, वर्तमान सरकार आप यूपी में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात बताता हूँ, धांधली की बात बताता हूँ। वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी को जो है भाजपा की केंद्र सरकार, छोड़ी राज्य की बात हटाइए, केंद्र सरकार की मैं बात आपको करता हूँ, उसके फंडिंग को पिछले वर्ष जो उन्हें फंडिंग मिली थी उसके मुकाबले इस वर्ष उनके फंडिंग को लगभग 60 से 70 करोड़ रुपया घटा दिया गया। क्यों घटाया गया? क्यों घटाया गया? सुनिए आसिफ, क्यों घटाया गया? बस इसलिए क्योंकि
क्योंकि उनके नाम के आगे अलीगढ़ मुस्लिम लगा था। हाँ। और जामिया इस्लामिया, वहीं अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, हाँ। तो उनके फंडिंग को बढ़ा दिया गया, वही 40-50 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आज यही अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी है जो मोदी सरकार में हो या किसी में भी हो वही नाम रोशन कर रहा है, और जेएनयू जैसे बच्चे ही आज देश में नंबर 1 रैंक पे आ रहे हैं। एक मिनट, और यही मोदी जी का देन है। भले ही आप लोग को तरक्की उसकी नहीं देखेगी क्योंकि आप जो है ना काला चश्मा पहन रखे हैं। बहरहाल आज जो संजय राउत, चलिए वक्त की कमी माफी चाहते हैं, अगले बहस में बातचीत करेंगे। आज जो संजय राउत के साथ हुआ है उस पर एकनाथ शिंदे ने जो कहा है, अब देखते हैं कि आखिर इस पर गरमाई सियासत कब थमती। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।